आज हम देख लेते हैं कॉन्सेप्ट मेकर्स ऑफ लीजर क्लब। अच्छा, लीजर क्लब भी एक पास पेपर था आपका। अगेन ये कॉन्सेप्ट नहीं होते, ये थिंकिंग का तरीका होता है जो मैं आपकी क्लास में आपको फिर से सिखाऊंगा एक और सवाल के ऊपर। चलें, हमें पहले सीखना है कि सब्सक्रिप्शन का वर्क बैक कैसे होता है। पहले थोड़ा सा ब्रीफ देखो, आँख कान सब खुली रख के करना है, क्योंकि जब मैंने तुम्हें इतने कॉन्सेप्ट दिए तो वो खुद होना बनता है। तो क्या 80-90% खुद हो गया था? और आपने ये भी तमीज़ तहजीब सीख ली होगी कि उसको पार्क कैसे करना है, यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में और बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में कुछ भी नहीं, सिर्फ क्लोजिंग आ जाएगा और आपकी बैलेंस शीट ऑब्वियसली टैली होगी। आगे सुनिए जी। अच्छा, हमने कहा आपको सवाल में लिख के देगा कि पर मेंबर सब्सक्रिप्शन फी है 5,000 रुपये पर एनम। सब्सक्रिप्शन फी पे की जाती है स्टार्ट ऑफ ईच क्वार्टर में। वापस से हमने कहा पर मेंबर सब्सक्रिप्शन फी कितनी है? 5,000 सालाना। इस पे फिर बिदकना नहीं कि भाई ये क्या लिखा हुआ, ये सालाना है। सही जी, ये सालाना है, ईयरली है। हमने कहा भाई ये आ गई ईयरली फीस पर एनम। और वो कह रहा है कि भाई सब्सक्रिप्शन फी जो पे की जाती है वो स्टार्ट ऑफ ईच क्वार्टर पे की जाती है। यानी मेरा क्वार्टर अगर जनवरी 1 है तो जनवरी से लेके पहला क्वार्टर हो गया मार्च, अप्रैल में जून दूसरा, फिर जुलाई अगस्त सितंबर, फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये हो गए मेरे 4 क्वार्टर। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, जो चौरंगियां जनवरी में आ रही हैं वो पूरे साल के पैसे देंगी, ऐसा है? अब तारे जमीन पे की तरह मुंह नहीं बनाना, फोकस होके ना बिल्कुल जवाब देना है। जो लोग देखो मैं फिर कह रहा हूं, देखो कोई चीज अगर इतनी सी भी कंफ्यूजन होती है ना, क्योंकि ऐसी बात है आई डोंट वांट कि कैरी फॉरवर्ड हो, आप पूछ लो उस वक्त। कहने का मकसद ये, कल भी तो इतनी देर बैठा था ना, मैं बोलता भाई रिकॉर्डिंग देख लेना, जाओ, मैं डाल देता, मेरे पास तो पड़ी भी है पिछले बैचेस की। तो इसलिए कह रहा हूँ फोकस होके। मुझे एक बात बताओ कि भाई जो बंदा जनवरी में आया है उसने आपको पूरे साल के पैसे दिए होंगे? अच्छा जी, वापस देखें क्या लिखा हुआ है, सब्सक्रिप्शन फी इज पेड एट स्टार्ट ऑफ ईच क्वार्टर। यानी जो भी मेंबर आएगा ना वो क्वार्टर के शुरू में आएगा और पूरे साल के पैसे देगा, पूरे साल के पैसे देगा, फॉर द होल ईयर। लिखा हुआ भी है मैंने, फॉर द होल ईयर। अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं आप कि अगर मैं जनवरी में आया एनपीओ में तो मैं जनवरी में आके पूरे साल के पैसे दे दूंगा पर एडवांस में, पर एडवांस में। मेरा ये मानना है कि मैं जनवरी में आके जब पूरे साल के पैसे दूंगा तो वो पूरी की पूरी इस साल की इनकम भी हो जाएगी। यानी इस साल आया, इस साल एडवांस दिया, साल के आखिर तक पहुंचूंगा, पूरे बेनिफिट्स, पूरी इनकम। ये बात समझ आई? दूसरी बात सुनो, जो मेंबर सेकंड क्वार्टर में आए, जो मेंबर सेकंड क्वार्टर में आए, मेरा ये मानना है कि उनका 3 महीने का एडवांस रह जाएगा, जो कि इनकम कब बनेगा? क्योंकि भाई वो आया ही लेट से अप्रैल में है तो उसने तो पूरे साल के पैसे दिए हैं, तो उसका पूरा साल कब खत्म होगा? अगले मार्च में। तो हम उसके 3 महीने एडवांस में रखेंगे, उसके 3 महीने एडवांस में रखेंगे। यहां तक क्लियर है? तीसरी बात सुनो, एक बंदा आया जुलाई में जो कि कौन सा क्वार्टर है? तीसरा। मुझे लगता है इसकी इनकम 6 महीने की होगी और 6 महीने का एडवांस। 6 महीने का एडवांस क्यों भाई? उसने भी पूरे साल के पैसे दिए ना, अब वो जुलाई से लेकर दिसंबर तक बेनिफिट लेगा और बकाया बेनिफिट अगले साल, क्योंकि वो कहेगा भाई तुम्हारे ईयर एंड से मेरा क्या ताल्लुक है, मैं तो तब से ईयर काउंट करूंगा जब से मैं आया। यहां तक क्लैरिटी है? अच्छा, जो बंदा अक्टूबर में आया है उसका एडवांस कितने महीनों का होगा? 9 महीने का। 9 महीने का एडवांस होगा, साल के आखिर तक की बात हो रही है। तो क्या पैसे पूरे नहीं देगा? यानी मतलब सर पैसे पूरे साल के आएंगे, पैसे पूरे साल के आएंगे, पर यू नीड टू लुक एट कि उसमें से एडवांस कितना है, जो कि इस साल की इनकम, कब की इनकम है? अगले साल की। चले हम यहां पे देख लेते हैं, कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए। अच्छा भाई, अब वो कह ये रहा है कि भाई पर मेंबर सब्सक्रिप्शन फी कितनी है? 5,000। सही है जी। और टोटल मेंबर्स हमारे पास कितने हैं? 3,000। अच्छा, लास्ट ईयर की सब्सक्रिप्शन फी थी 4,000। ये लास्ट ईयर की कितनी है? 4,000। अब जरा मेरी बात पे फोकस कीजिएगा, आपको एग्जामिनर बताएगा क्या, जरा ये देख लें। वो बोलेगा पहले क्वार्टर में इतने पैसे आए, दूसरे क्वार्टर में इतने आए, तीसरे क्वार्टर में इतने आए, चौथे क्वार्टर में इतने आए। कितने क्वार्टर की बात हो रही है? 4। वापस से
मैंने कहा इस क्वार्टर में इतने, इस क्वार्टर में इतने, इस क्वार्टर में इतने, इस क्वार्टर में इतने। मैंने कहा टोटल पैसे आपको ये जो 15 मिलियन है ना, ये बैंक स्टेटमेंट में देखेंगे। ये नहीं आई बात समझ? ये वाले पैसे आपको कहां पे देखेंगे? बैंक स्टेटमेंट में देखेंगे। अच्छा, बैंक स्टेटमेंट में डेफिनेटली दिखेंगे क्योंकि ये आपने रिसीव किए हैं, क्योंकि पॉलिसी एडवांस की है, मतलब इसमें कोई रिसीवेबल नहीं है। वो बोलेगा भाई कितने क्वार्टर हैं? 4। जब जो मेंबर आया पैसे दे के गया, जब जो मेंबर आया पैसे दे के गया, जब जो मेंबर आया पैसे दे के गया। यहां तक क्लैरिटी है? आगे सुने। मैंने कहा भाई ये तो बैंक में पैसे आए होंगे, ये तो हमें पता है ना कि बैंक डेबिट हुआ होगा। अब आगे की कहानी देखते हैं। मैंने कहा कि यार मुझे इस साल का पर मेंबर की फी पता है, मुझे इस साल की पर मेंबर की फी पता है। अगर मैं एक एक क्वार्टर की टोटल रिसीट को पर मेंबर की फी से डिवाइड कर दूं तो मुझे पता लग जाएगा कि कितने मेंबर्स हैं। भाई एक मेंबर आएगा 5000 देगा, दूसरा आएगा 5 देगा, तो मैं सिर्फ ये देखना चाह रहा हूं कि मैंने मेंबर्स कितने आए हुए थे। इस बात को वापस समझे भाई। मैं कह रहा हूं मुझे टोटल रिसीट हुई है XYZ अमाउंट की, वो XYZ अमाउंट की रिसीट कैसे निकली होगी? नंबर ऑफ मेंबर्स को पर मेंबर की फी से मल्टीप्लाई करके। ऐसा है? नंबर ऑफ मेंबर्स को पर मेंबर की फी से मल्टीप्लाई करके ये टोटल पैसे होंगे, क्योंकि यहां पे उधार का चक्कर ही नहीं है। यहां पे चक्कर किस चीज का? एडवांस का। पहले बताओ यहां तक क्लैरिटी है? हमने क्या किया होगा? सिंपल, हमने पैसे ले आए होंगे। मैंने कहा भाई कितने मेंबर्स के होंगे ये देखना चाहते हो तो उसको एक मेंबर की फीस से डिवाइड कर दो। तो आप जरा अगर 6 मिलियन को 5000 से डिवाइड करें, 1200 आता है। तो यानी मैंने ये कंक्लूड किया कि पहले क्वार्टर में 1200 मेंबर्स थे, तो दूसरे क्वार्टर में कितने? तीसरे, चौथे, टोटल ये क्या लिखा हुआ है? 3000। यही है? उसने कहा टोटल मेंबर्स आपके 3000 हैं, तो भाई वो ऐसे 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 आए थे। यहां तक कोई मसला? देख लो, पक्की बात है? पक्का? चलें, अब मैं आपसे पूछता हूं। देखो ये तो मेंबर्स की वर्किंग कर ली ना मैंने वापस से। मुझे एग्जामिनर ने बता दिया कि इस क्वार्टर में इतने पैसे आए, इस क्वार्टर में इतने पैसे आए, इस क्वार्टर में इतने पैसे आए, इस क्वार्टर में इतने पैसे आए। कितने क्वार्टर्स में पैसे आए? 4। भाई अगर मैं आपको बोलूं किस क्वार्टर में कितने बंदे आए, निकाल सकते हो? कैसे? भाई आप डिवाइड कर लें पर मेंबर की फीस है, क्योंकि वो वैल्यू भी तो ऐसे निकली होगी ना, नंबर ऑफ मेंबर्स दैट हैव केम इन दैट क्वार्टर मल्टीप्लाई बाय फी। तो मुझे टोटल अमाउंट पता है, पर मेंबर की फी पता है, डिवाइड करूंगा तो आ जाएगा। क्लैरिटी है? अच्छा, मुझे हर मेंबर पता लग गया कितना है। अब मैं आपसे पूछता हूं, अज्यूम करो ये मेरा करंट ईयर है, अज्यूम करो कि ये मेरा करंट ईयर है। करंट ईयर बोले तो आज का साल। अब प्लीज फोकस होकर सुनना, क्या ये 6 मिलियन, क्या ये 6 मिलियन जो तुम्हें आज मिले, क्या इसमें से 1 रुपया भी एडवांस में होगा? यानी क्लोजिंग एडवांस 1 रुपया भी? रीजन पूरा साल। देखो इसने साल के शुरू में एडवांस दे भी दिया, तो हम तो अकाउंटिंग साल के आखिर में कर रहे हैं ना। आखिर में आते 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 इंटायर एडवांस वुड हैव बिकम इनकम। अच्छा, इसमें से कितने महीने? 3 महीने एडवांस होगा। अच्छा, इसमें से और इसमें से, तो यानी आप ये क्लोजिंग में टिका देना, क्लोजिंग में आ जाएगा। पक्की बात है? अभी सबर रख के सिर्फ एक बात बताओ मुझे, यहां तक क्लैरिटी है? बिल्कुल। इस साल का है ना, करंट ईयर का है, 2020 का है करंट ईयर, ये आपका क्लोजिंग आ गया। अच्छा, आपको याद होना चाहिए हम क्लोजिंग की पंचायत पता है क्यों करते हैं? क्लोजिंग की पंचायत इसलिए करते हैं क्योंकि ये अमाउंट इनकम बननी नहीं चाहिए, क्योंकि इनकम किस साल की है। तो पैसे कितने दिखाओगे, पूरे या आधे? पूरे। आधे क्यों कह रहे हो भाई? पूरे वो वाले चर्सियों हाईलाइट किया हुआ है इसलिए कि भाई पूरे पैसे आएंगे। देखो हम क्या कहते हैं, पूरे पैसे ले आओ। आप सिंपल एंट्री क्यों नहीं बनाते हो? बैंक डेबिट, एडवांस सब्सक्रिप्शन क्रेडिट, एडवांस सब्सक्रिप्शन। और हमने तो सीखा भी यही है, रिसीवेबल भी होता तब भी पैसे क्रेडिट साइड पे आते हैं, चाहे वो रिसीवेबल की रिकवरी हो या इस साल की रिकवरी हो या एडवांस हो। याद आ रहा है ना भाई? सब्सक्रिप्शन हमने किया हुआ है, तो मैंने तो यही सिखाया है कि तुम्हें सब्सक्रिप्शन को पैसे आए हुए को रखना ही क्रेडिट साइड पे। अब वो क्रेडिट साइड पे 3 चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, याद करो। या तो पिछले साल की रिकवरी, या तो इसी साल के पैसे, या तो अगले साल के पैसे। तो हम तो उसको पैसे को रख के उसमें से खेलते हैं ना कि जो पिछली रिकवरी है उसको माइनस कर दो, जो अगले साल के पैसे हैं
उसको माइनस कर दो और जो अक्रूवल है इसमें ऐड कर दो, इनकम बन जाती है ना। पर यहाँ पे अक्रूवल का कॉन्सेप्ट क्यों नहीं है? क्योंकि एडवांस है तो कोई रिसीवल का चक्कर नहीं है। यहां तक क्लैरिटी है भाई? जो भी पैसा आएगा उसको लेना है, बिल्कुल ऐसा ही है इंशाल्लाह। चलें जी, अब इसके एक स्टेप आगे चलते हैं। उसने आपको ये कहा, प्लीज तुम लोग बताना मुझे, उसने आपको ये कहा कि लास्ट ईयर की फी कितनी थी? 4000। और मैं अगर आपको ये कहूं, देखो बहुत फोकस होकर सुनना तुम लोगों ने, मैं आपको अगर ये कहूं कि देयर इज नो चेंज इन मेंबर्स इन लास्ट ईयर, अगर मैं आपको ये कहूं कि मेंबर्स चेंज नहीं हुए लास्ट ईयर से, तो क्या आप ये बात मानते हो कि यही मेंबर्स लास्ट ईयर भी इस पैटर्न पे ही होंगे? पैटर्न का मतलब बताता हूं, लास्ट ईयर भी पहले क्वार्टर में 1200 ही होंगे। भाई बात सुनो ना, जो बंदा आएगा वो तो अपने हिसाब से पेमेंट करेगा ना। तो लास्ट ईयर जो मेंबर्स पहले क्वार्टर में आए थे वो इस साल तभी तो पहले क्वार्टर में ही पैसे दे रहे हैं। लास्ट ईयर जो दूसरे क्वार्टर में आए थे वो इस साल भी दूसरे क्वार्टर में देंगे। लास्ट ईयर जो तीसरे क्वार्टर में आए थे वो भी इस साल, क्योंकि उससे पहले तक का तो वो एडवांस दे चुके होंगे। पहले बताओ ये बात क्लियर है? तो सर अगर मुझे नंबर ऑफ मेंबर्स मिल गए जो कि मैंने इस साल से निकाले हैं, तो मुझे लगता है फी चेंज थी पिछले साल, तो मैंने पता है क्या किया, सुनिएगा, मैंने कहा ये नंबर ऑफ मेंबर्स रखे 1200, 800, 400, 600 मेंबर्स कितने, फिर 3000। मैंने कहा सर मैंने इसको 4 से क्यों मल्टीप्लाई किया? 4000 फी है। अच्छा, अब आपके पैसे लास्ट ईयर कितने आए होंगे? 12 मिलियन। अब मैं तुम सबसे पूछता हूं, क्या तुम ओपनिंग एडवांस निकाल सकते हो? अच्छा, ओपनिंग एडवांस इसलिए निकाल रहे हो क्योंकि वो इस साल इनकम बनेंगे। तो मुझे बताओ इसमें मैंने क्यों जीरो रखा हुआ है? क्योंकि सर ये तो पूरा साल बेनिफिट हो गया होगा ना, तभी तो ये अगले साल फिर से साल के शुरू में पैसे दे रहा है। तो जो पैसे देगा इनकम। अच्छा, ये जो लोग हैं 3 महीने, अच्छा यानी मतलब समझें कि इन लोगों ने पैसे दिए होंगे 1 अप्रैल से लेके अगली मार्च तक, तो वो अगली मार्च तक के जो 3 महीने हैं ना वो एडवांस में होंगे, जो कि इस साल इनकम बनेंगे, देखो ये आता है 8 लाख रुपए। अच्छा, फिर हमने ये निकाल लिया, ये ओपनिंग एडवांस आ गया। अच्छा, इस पूरे सिनेरियो में तुम्हें समझाना ये था कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप एडवांस पे काम कर रहे होते हैं, तो एडवांस पे काम कर रहे होते हैं तो यू नीड टू बी वेरी अवेयर कि वो पूरे पैसे इनकम में नहीं जाएंगे, उसमें से कुछ पैसा क्लोजिंग एडवांस होगा जो कि अगले साल इनकम बनेगा। अच्छा, अब एक बात, तुम तो अकाउंटिंग कर रहे हो 2020 की, तुम अकाउंटिंग कर रहे हो। अब मैं किसी से पूछूंगा सवाल, वो बहुत केयरफुली बताना। सही जी, 2 सवाल हैं, यानी पहले तू बता दे। सही है, ये बताओ कि 2020 की अकाउंटिंग के अंदर जब मैं ओपनिंग फंड निकाल रहा ओपनिंग अक्यूमुलेटेड फंड, तो क्या मुझे ये सिखाया गया है कि एसेट्स में से लायबिलिटीज माइनस होती हैं? क्या उन लायबिलिटीज में ये लायबिलिटी होगी 3.4 मिलियन की ओपनिंग? हाँ जी, होनी चाहिए, होगी, बिल्कुल होगी। ओपनिंग एडवांस है, बिल्कुल होगी, क्योंकि आप कह रहे हैं कि आपने पैसे तो ले लिए बट ये अब तक इनकम में गए नहीं है, तो इनकम में गए नहीं है तो हाउ यू कैन से कि फंड में चले गए? फंड में तो तब जाएंगे जब ये इनकम बनेंगे। भाईजान क्या हो गया? लायबिलिटी है ना, ओपनिंग एसेट्स में से ओपनिंग लायबिलिटीज माइनस करोगे तो वो तमाम लायबिलिटीज में ये भी तो होनी चाहिए। और मैं लायबिलिटीज को इसलिए बना रहा हूं क्योंकि जब तक इनकम बने ही नहीं है, कब तक? ओपनिंग तक। तो जब ये इनकम बन जाएंगे तो फंड में चले जाएंगे, किसके जरिए? सरप्लस के जरिए। पहले तो बात समझ आ रही है? देखो, अगर उसको माइनस नहीं करोगे ना तो आप अज्यूम कर रहे होगे जो पैसे आए ना इनकम बन चुके हैं, जबकि ऐसा नहीं है। पहले बताओ ये बात याद रहेगी। अच्छा, हमने जो कल सवाल किया था पास पेपर का, उसके अंदर भी तो जो मेंबरशिप फी थी वो भी तो अनअर्न्ड थी, तुम लोगों ने माइनस किया था ना, इसलिए क्योंकि वो अब तक इनकम नहीं बनी थी। भाई यहां तक क्लैरिटी है? चलें जी, अब एक तो जी सिर्फ ये वाला अमाउंट 3.4 वाला, सही है, ये इनकम शो नहीं होगी। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, ये तो हमारा फिनोमेना है ना। अच्छा, इनकम इसलिए शो नहीं हो रही है ओपनिंग में क्योंकि ये इनकम कब बनेगी? इस साल, तो इस साल के सरप्लस में जाएगी, और आप ही तो वो शख्स होंगे जो सरप्लस फॉर द ईयर ऐड करेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगी। क्लैरिटी है? ये तो हो गया आपका सब्सक्रिप्शन का वर्क बैक का मसला। 3 बार पूछ रहा हूं, क्लियर है? क्लियर है?
क्लियर है, सही है, चलो गुड, ओके। इसको कॉपी करने के बजाय अप्लाई कीजिएगा। एक स्टेप आगे चलते हैं, मैं तो तुम्हें दे दूंगा ना ये पीडीएफ। चलें आगे। अब हमें, क्योंकि जाहिर सी बात है कुछ चीज़ें तुम्हें बचपन में पता होनी चाहिए, अब नहीं पता, तो हम यहाँ पे उसको लेके चलते हैं। हाँ जी, एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ एनआरवी लॉस। क्या होता है एनआरवी लॉस भाई? बचपन में पढ़ के आए हो ना IAS 2 में, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। अच्छा भाई, एनआरवी लॉस तब आता है जब आपकी इन्वेंट्री लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी पे कैरी होती है। एज्यूम करें कि आप 100 रुपए की चीज खरीद के आए, आपकी उसकी सेलिंग प्राइस चल रही थी 120। आप 100 रुपए की चीज खरीद के आए, आपकी उसकी प्राइस चल रही थी 120। स्टैंडर्ड आपको ये कहता है कि ट्रेडिंग बिजनेस के लिए जब भी आप कोई चीज खरीद के लाते हैं तो वो आपकी इन्वेंट्री है, उसको आप कॉस्ट पे ही कैरी करते हैं अनलेस के उसकी रियलाइजेबिलिटी कम हो जाए। हमने बोला भाई कॉस्ट पे क्यों कैरी करते हैं, मैं सेलिंग प्राइस तो ज्यादा होती है, तो वो बोलता है सेलिंग प्राइस जब बिकेगा तो गेन बुक होगा, वरना वो 100 पे पता रहेगा। लेट से मैं 100 रुपए की चीज लाया तो मेरी किताबों में कितने पे पड़ी रहेगी? 100 पे, भले ही सेलिंग प्राइस उसकी 150 ही क्यों ना हो। वो कह रहा है कि 150 की आप जो 50 का गेन है ना, वो तब बुक करना जब आप इसको बेचेंगे, तभी वो कहता है इन्वेंट्री शुड बी कैरीड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। भाई आप एक चीज खरीद के लाए हो, जब तक आपने बेचा नहीं तब तक कोई गेन नहीं है। इन्वेंट्री आप फेयर वैल्यू पे कैरी नहीं कर सकते, इन्वेंट्री आप फेयर वैल्यू पे कैरी। वो बोल रहा भाई जो आप ट्रेडिंग बिजनेस के लिए चीज लाए उसको कॉस्ट पे रखो, जब बेचोगे 150 पे तो 50 का गेन आ जाएगा, पर गेन तब बुक होगा जब रियलाइज होगा, जब बेचोगे। यहां तक क्लैरिटी है। पर वो कहता है एक प्रूडेंस कॉन्सेप्ट को भी देखना। ऐसा भी हो सकता है कि आप 100 रुपए की चीज लाए और मार्केट में कंपटीशन की वजह से वो 100 रुपए से 80 पे आ जाए, तो अब आपने उसको ओवर स्ट्रेड किया हुआ है। तो मैंने कहा भाई ये क्या नाजायज बात है, जब बेचने की बात होती है तो गेन तब बुक करना जब बेचो। उसने बोला बिल्कुल, बिला वजह में गेन क्यों, आपने तो कमाई के लिए लिया ना, जब तक कमाया नहीं तब तक गेन होगा नहीं। तो मैंने कहा लॉस भी तो नहीं हुआ, बोला लॉस हो चुका है। अब आप एनी केसेस लॉस को अवॉइड नहीं कर सकते, तो सिंपली आपने 20 रुपए का एनआरवी लॉस बुक कर लेना है। पहले तो ये पूरी कहानी समझ आई। यानी अगर मैं 100 रुपए की चीज खरीद के लाया, उसकी सेलिंग प्राइस 150 है, तो वो कहता है रुक जाओ भाई, गेन तब बुक होगा जब बेचोगे। हमने कहा अच्छा अगर उलट हो, मार्केट में प्राइस 80 हो जाए, तो उसने बोला फॉरन बुक करना है। मैंने कहा फॉरन क्यों बुक करना है? बोल रहा है क्योंकि लॉस हो चुका है, वो गेन हुआ नहीं था, वो लॉस हो चुका है, क्योंकि आप अपनी इन्वेंट्री को ज्यादा पे दिखा रहे हैं। तो वो कहता है अब इसको कॉस्ट से उठा के किस पे ले आओ? एनआरवी, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। पहले बताओ यहां तक बात क्लियर है? अभी बता दिया रमशा, नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्लियर है, यानी द अमाउंट दैट यू विल अल्टीमेटली रियलाइज, द अमाउंट दैट यू विल अल्टीमेटली रियलाइज। क्लियर है रमशा? अभी बता दिया एनआरवी का मतलब। आगे सुने, मैंने कहा भाई आप जब ऑब्वियसली एनपीओ चला रहे थे या कोई कंपनी चला रहे हैं, तो आपको पता लगा कि एक इन्वेंट्री पड़ी हुई थी और वहां पे आग लग गई, वो तबाह हो गई, उसकी एनआरवी 0 हो गई। कैसे? नहीं बिकेगी क्या? होगी तो बिकेगी ना, जल गई, बिकेगी नहीं, बिकेगी कैसे? जल गई। भाई सुनो, अब बात समझें फोकस के साथ। 2-3 बातें कहूंगा ताकि आपका दिमाग खुले इस मामले में। कहने का मतलब ये है कि जब आपकी इन्वेंट्री जल के खराब हो गई, तो आप ये नहीं कह सकते कि वो कॉस्ट ऑफ सेल्स है। बात समझे, वापस से एब्जॉर्ब करते हैं। आपके पास ओपनिंग इन्वेंट्री भरी हुई होगी, यस और नो? यस, आपके पास ओपनिंग इन्वेंट्री भरी हुई होगी। मेरा आपसे इल्तिजा ये कहने का मतलब ये कि आप वो ओपनिंग इन्वेंट्री आपके इन्वेंट्री के अकाउंट से तो निकल जाएगी, इसलिए निकलेगी कि वो बिकी है या इसलिए वो जल गई है? यू कैन नॉट से कि मेरे पास पड़ी हुई है। पहले बताओ ये बात समझ आ रही है? वापस से, आपके पास साल के शुरू में ओपनिंग इन्वेंट्री भरी हुई थी, आपने कहा ये तब तक होगी जब तक मेरे पास है। अब ये मेरे पास से जा सकती है 2 सिचुएशन में, या तो ये बिक जाए या तो ये बर्बाद हो जाए। मेरी एग्जांपल में क्या हो रही है? बर्बाद हो रही है। तो कहने का मतलब ये है कि ये आपके इन्वेंट्री अकाउंट से चली जाएगी। पर क्या मैं ये कहूंगा कि मेरी इन्वेंट्री अकाउंट से गई है तो ये सेल्स की कॉस्ट है?
या जलने की कॉस्ट है? सेल्स नहीं है तो कॉस्ट ऑफ सेल्स भी नहीं है। यानी हमने एक फिनोमेना अपने दिमाग में बनाया कि कोई इन्वेंट्री अगर आपके पास साल के शुरू में थी और वो खराब हो जाए तो वो आपके ऑब्वियस सी बात है इन्वेंट्री अकाउंट में नहीं होगी, वहां से चली जाएगी। पर मैं आपसे सवाल ये पूछ रहा हूं कि कॉस्ट ऑफ सेल्स के नाम पे, यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के नाम पे, या लॉस के नाम पे? अच्छा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के नाम पे इसलिए नहीं क्योंकि आपने उसको बेचा नहीं है। तो इसीलिए मैं आपको एक चीज सिखा रहा हूं आज, IAS 1 की प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की एक रिक्वायरमेंट है कि NRV लॉसेस शुड बी प्रेजेंटेड सेपरेटली फ्रॉम COGS। NRV लॉसेस शुड बी प्रेजेंटेड सेपरेटली फ्रॉम, उसका रीजन भी है, अगर आप उसको COGS में दिखाएंगे तो आप खुद कह रहे होंगे वो बिकी है, जबकि गलत है, बिकी तो है ही नहीं। तो पहले बताओ ये बात समझ आती है कि NRV लॉसेस आपके कॉस्ट ऑफ सेल से अलग दिखेंगे? अच्छा, वैसे तो वो भी लॉस है, आप COGS में बुक करें कसम से लॉस तो बुक हो जाएगा, पर क्या वो बेचने की कॉस्ट है या खराब होने की है? तो वो बोला अलग से दिखाओ। पहले बताओ यहां तक बात क्लियर है? पक्की बात है। अब इसकी तुम्हारे NPO पे सिग्निफिकेंस देख लेते हैं, आ जाओ। मैंने कहा ओपनिंग इन्वेंट्री मेरे पास थी 5 लाख, 6 लाख रुपए की मैंने मजीद परचेज की। मैं आपसे पूछूं आपके पास बेचने के लिए माल कितना मौजूद है? 11 लाख रुपए, ऐसा ही है? अच्छा, हमने कहा कि भाई बचा कितना? तो मैंने कहा जब मैं इसमें ये प्लस करूं तो ये 650, ये क्या आ गया? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। प्लीज समझिएगा COGS, यानी अब मैं ये कह रहा हूं कि ये जो 6,50,000 है, इतने की कॉस्ट का माल आपने बेच दिया और फिर आप वो शख्स हैं जो कह रहे हैं कि इसी पे मार्कअप या मार्जिन लगा होगा। इस बात को दिमाग में रखना, अगर आप कह रहे हैं कि ये माल बिका है तो मतलब इसी पे मार्कअप मार्जिन लग के सेल निकली होगी, ऐसा है ना? पर मैं कह रहा हूं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें से 1,20,000 रुपए का माल जल के खराब हुआ है। तो अगर आपने ये बेवकूफ़ी की इन प्रैक्टिकल लाइफ या एग्जाम कि ये पूरा माल बिक गया है तो आपकी सेल ज्यादा आएगी, जबकि वो सेल कभी जिंदगी में हुई नहीं है। भाई आप खुद समझें, आप कह रहे हैं कि इतने का माल मैंने बेच दिया और मैं माल बेचता हूं 50% के मार्कअप पे। ओ भाई, तो 50% के मार्कअप पे बेचते हो, ये पूरा माल बिका नहीं है, इसमें से कुछ आया भी हुआ है, तो आप इसके ऊपर अगर मार्कअप लगा देंगे ना तो आपकी सेल की वैल्यू ज्यादा आएगी, जबकि आपने वो सेल कभी की नहीं है जिंदगी में, क्योंकि इसमें से कुछ माल ऐसा है जो कि बिका है या खराब हुआ है। तो आप एक चीज सीखते हैं, तभी मैंने इसको क्रॉस कर दिया। एग्जाम में आपको या प्रैक्टिकल लाइफ में आपको सबसे पहले यहां से जो आपकी इन्वेंट्री का राइट ऑफ हुआ है, जो खराब हुई है, उसको निकाल दो, वो है 1,20,000। अल्लाह की कसम देखो इन्वेंट्री अकाउंट से निकल गया। ये कौन सा लॉस है? NRV लॉस। ये हमने बुक कर लिया, इसकी एंट्री क्या बनी होगी? NRV लॉस डेबिट, और इन्वेंट्री अलग से दिख रही है ना। अच्छा, अब मैंने कहा अब बताओ कि ओपनिंग प्लस ये 11 लाख रुपए का माल बेचने के लिए पड़ा हुआ था, जिसमें से 450 बच गया, तो मुझे लग रहा था 650 बिक गया। मैंने कहा नहीं यार, 650 में से तो 1,20 तो जाया हुआ है। तो मैंने कहा कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी है? 530। अच्छा, मार्कअप या मार्जिन किस पे लगा होगा? 530 पे। तो पहले बताओ ये बात समझ आई कि लॉस आपका जो है वो अलग से पार्क होगा, तो आपको असली वाली कॉस्ट ऑफ सेल्स मिलेगी। या तो ये कर लो, पूरी COGS निकाल लो, फिर देखो यार ये तो पूरी COGS आ गई, इसमें से तो कुछ माल यहां से जो गया है वो बेचने की मद में गया या खराब होने की मद में? खराब होने की मद में, उसको अलग कर लो। पहले बताओ बात क्लियर है? पक्की बात है? सर राइट ऑफ तो बैड डेट होता है ना? नहीं भाई, राइट ऑफ बैड डेट नहीं होता, इन्वेंट्री भी होती है। एनी एसेट दैट हैज बीन वाइप्ड ऑफ फ्रॉम योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज राइट ऑफ। सही है रमशा? वो हमने खैर बचपन में सीखा हुआ है ना, वो होता है। आपको पता है PP भी राइट ऑफ होता है। PP अगर आपका, आप उसको कहते हैं इम्पेयरमेंट, आप उसको कहते हैं, उसको राइट ऑफ का नाम भी दे सकते हो। अच्छा, राइट ऑफ का मतलब होता है अपनी बुक्स में से निकाल देना। अब फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि भाई आपके पास एक एसेट मौजूद है, वो खराब हो गया, अब मैंने उसको पूरा इंटायरिटी में हटाना, तो मैं ये उसको अंग्रेजी में ये कह सकता हूं कि मैं उसको राइट ऑफ कर रहा हूं। अपनी बुक्स में से राइट ऑफ, यानी जो लिखा हुआ था हटा दो उसको, राइट ऑफ। क्लियर है? चलिए जी, पहले बताओ NRV वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है?
हाँ बिल्कुल, देखो दूसरी बात है ये कि एनआरवी को इम्पेयरमेंट कह सकते हैं, बिल्कुल, पर ये इम्पेयरमेंट ऑफ इन्वेंट्री है, ये इम्पेयरमेंट ऑफ, दीज ऑल वर्ड्स आर इंटरचेंजेबल, आप इसको यूज कर सकते हैं, सही है। चलें, अब मुझे बताओ मार्कअप या मार्जिन किस पे लगाऊं? वाई नॉट 650? सर वो तो लॉस है, वो बेका ही नहीं है, वरना गलत हो जाएगा सब। अच्छा अब तुम बताओगे मुझे, अगर मैं कैंटीन की इनकम निकाल रहा हूं, एक सवाल है, अगर मैं कैंटीन की इनकम निकाल रहा हूं तो कैंटीन की इनकम निकालते वक्त मैं जो कॉस्ट ऑफ सेल्स रखूंगा वो 530 रखूंगा, यस, और ये जो राइट ऑफ है इसको अलग से दिखाऊंगा, ये जो राइट ऑफ है इसको, क्योंकि IAS 1 की रिक्वायरमेंट है ना कि यू कैन नॉट से कि ये बिका है, ऐसे तो कभी शेयर होल्डर को पता नहीं लगेगा या यूजर को या ये NPO के जो ट्रस्टीज हैं कि भाई ये तो इन्वेंट्री खराब हो रही है, तो इसलिए कहता है अलग से दिखाओ ताकि सामने आए। बात क्लियर है? ताकि आज के बाद मेजर्स ली जाएं कि खराब कैसे हो गए भाई, या तो देखो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपने सुना होगा कुछ NPOs ऐसे होते हैं या NGOs ऐसे होते हैं जो मेडिसिन फराहम करते हैं, ऐसा ही है ना, तो हो सकता है कि ये इन्वेंट्री का अकाउंट मेडिसिन का हो, सस्ती प्राइस पे ही सही फराहम तो करते हैं ना। तो अब हमने भाई बोला कि भाई आज के बाद मेजर्स लेने हैं, मेजर्स ये लेने हैं कि भाई जो भी नियर टू एक्सपायरी होगा उसको पहले निकालो। बात क्लियर है? या तो जिससे खरीदी है उसको वापस करके आओ ताकि उसको जलाया जाए, खराब नहीं हो बिला वजह, तो ऐसे अरेंजमेंट करने पर ये सामने कब आएगा? जब ये अलग से दिखाएंगे। बात क्लियर है? चलें, एक तो ये बात हो गई, अब आखिरी और फिर हम सवाल करते हैं। आपको बोलेगा कि भाई आप चैंपियन है ऑडिट के, अकाउंटिंग के चैंपियन है, और वो आपको बोलेगा चोरी हो गई है, पकड़ के दिखाओ। तो मैं तुम्हें तरीका बताता हूँ कैसे। हम बात कर रहे थे चोरी की, सही है कि कैसे पकड़ी जाएगी, फोकस होकर देखना है, तो तुम लोगों ने पकड़नी है सवाल में। मैं आपको बोलूँ कि भाई NPO को शक हुआ कि जो कैशियर था NPO का वो पैसे लेके शार्ट हो गया है, पैसे लेके शार्ट हो गया। अच्छा पैसे लेके शार्ट हुआ है तो फिर लॉजिकल बात करते हैं हम, प्लीज सुनना फोकस के साथ। अच्छा आपको बता देगा कि भाई ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इतना है 430 और क्लोजिंग बैलेंस इतना है, ये काउंट हुआ हुआ है, ये क्या हुआ हुआ है भाई? काउंट हुआ हुआ है। अच्छा काउंट होने का मतलब ये है, काउंट होने का मतलब ये है कि ये जाहिर सी बात है कोई भी NPO कोई भी इदारा क्लोजिंग कैश बैलेंस जब निकालता है ना वो काउंट होता है, जस्ट लाइक इन्वेंट्री। अच्छा जब उसने काउंट किया तो उसको पता लगा कि आखिर में कितने पैसे भरे हुए हैं, 5 लाख रुपए। अच्छा अब एक सिंपल थॉट प्रोसेस चलाते हैं हम लोग। अगर मैं ओपनिंग में फॉर द ईयर जो आया गया है सब पार्क करूं और एक अमाउंट निकाल लूं कि इतनी होनी चाहिए, और काउंट करने के बाद जितनी मिले उन दोनों का डिफरेंस चोरी है। अब बात समझिए, ओपनिंग कितना था, अब बात समझिएगा, सब्सक्रिप्शन अमाउंट आई कितने की, 1,20,000 की आ सकती है ना, तो वो कैश अकाउंट में डेबिट हुई होगी। हो सकता है कैश एंड बैंक अलग हो, तो बैंक को अलग चलाना है, कैश को अलग चलाना है। अच्छा कैंटीन की सेल्स आई, अच्छा विड्रॉल फ्रॉम बैंक का मतलब सिखा दूं ताकि सवाल में कर पाओ। विड्रॉल फ्रॉम बैंक का मतलब है कि आपने बैंक से पैसे निकाले, यहां डेबिट हो गए, यानी बैंक क्रेडिट कैश डेबिट। वो यहां पे आपकी जनरल एंट्रीज भी डैश कर रहा है कि भाई कैश को समझ आ रहा है, विड्रॉल फ्रॉम बैंक का मतलब है बैंक से मैंने अपने ही बैंक से पैसे निकाले, तो बैंक हुआ होगा क्रेडिट और ये हुआ होगा डेबिट, तो बैंक को क्रेडिट करना अगर नहीं हुआ होगा ये डेबिट कर देना। अच्छा फिर डिपॉजिटेड इनटू द बैंक का क्या मतलब है? वेरी गुड, कैश क्रेडिट और बैंक डेबिट। अच्छा इलेक्ट्रिसिटी की पेमेंट की, अच्छा अब आप ये देखें जरा, मैं अगर इन सारे ओपनिंग को लेके ओपनिंग में सारी रिसीट्स को ऐड करूं और सारी पेमेंट्स को लेस करूं, सही जी, इसको हटा के इसको हटा दें आप, इसको मैं भी छुपा देता हूं ताकि ये इजी हो जाए। सही जी, वापस से ओपनिंग में सारी रिसीट्स को ऐड करूं और सारी पेमेंट्स फॉर द ईयर को लेस करूं, तो मेरे पास पैसे कितने बचने चाहिए? 570। मैंने काउंट किया तो कितने भरे हुए? तो 70,000 क्या हो गए? चोरी हो गए। इसको हम कहते हैं डिफॉल्केशन लॉस। इसकी एंट्री क्या बनी होगी? लॉस डेबिट और कैश। अच्छा कैश क्रेडिट इसलिए क्योंकि कैश तो जा चुका है, हमने एंट्री नहीं बनाई थी। अब उस एंट्री देखो, कैश आपका गया या तो किसी कैपिटल एक्सपेंडिचर की मद में गया होगा, या किसी एक्सपेंस की मद में गया होगा, या लायबिलिटी सेटल हुई होगी। आपको खुद पता है ये जो कैश गया है, क्या इससे पीपी खरीदा है, लायबिलिटी सेटल हुई है, या चोरी हुआ है? चोरी हुआ है तो लॉस हो गया। तो क्या हम ये लॉस बुक करेंगे? यस।
तो दिस इज हाउ यू रीच टू डिफॉल्केशन। बात क्लियर है? चलें जी, अब एक सवाल करते हैं। डिफॉल्केशन लॉस, डिफॉल्केशन लॉस का मतलब है चोरी वाला लॉस, कि भाई गायब हो गए पैसे, सही है? हाँ, एक चीज भी मिस करी तो फिर लॉस गलत आएगा। और अगर मैं आपको अगला सवाल दिखाऊं, 9, 5, 6, 20 नंबर, और देखो एक रिक्वायरमेंट आ रही है इसमें, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ लॉस इंकर्ड बाय द क्लब ड्यू टू फ्रॉड कमिटेड बाय अ प्रीवियस अकाउंटेंट। तुम कभी ऑडिट की क्लास में बैठो ना, बच्चे मुझसे पूछने कैसे चोरी चकारी कैसे होती है, फिर रोकने का तरीका, फिर मैं उनको ये बताता हूँ कि अगर मैं होता तो क्या करता, ये सारी चीज़ें। तो इसलिए आपसे राइल पे पूछा है कि भाई वो जो अकाउंटेंट है चोरी करके गया, पकड़ो कितने की है, सही है? तो खैर इसको ऑडिट कैसे करते हैं वो तो ऑडिट की बात है। अच्छा यानी इधर देखना, एक मिनट, ये देख लो भाई, इसमें आपको कुछ बैलेंसेस ओपनिंग क्लोजिंग भी दिए हुए हैं, तो आपने बड़े ख्याल से सबसे पहले ओपनिंग अक्यूमुलेटेड फंड निकालना होगा, ऐसा ही है? और ओपनिंग अक्यूमुलेटेड फंड के लिए क्या क्या करोगे जल्दी बताओ? ओपनिंग एसेट्स माइनस ओपनिंग। अच्छा प्लीज एक खाली बात बता दो, इसका मतलब क्या है? खाली ये देख लो यहाँ पे, क्लब हैज अ टक शॉप विच अर्न्स अ प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 20% ऑफ सेल्स। मार्जिन है यहाँ, मार्कअप नहीं है, मार्जिन है। ऑल सेल्स ऑफ टक शॉप आर मेड ऑन कैश। तो ये अच्छा, ये देखो क्या दिखा, समरी और बैंक अकाउंट भी दिया हुआ है ओपनिंग से लेके क्लोजिंग। तो जो आपका टक शॉप का सेल्स है, क्या वो यहां आएगा? बैंक है, कैश में जाएगा, तो कैश अकाउंट में जाएगा। अच्छा ये इसलिए नहीं आएगा क्योंकि यहां पे तो जो हुआ हुआ वो पूरा पार्क है, नहीं आई बात समझ? जो हुआ हुआ है वो तो पूरा पार्क है ना यहाँ पे, तो आपको कौन सा अकाउंट बनाना है? कैश अकाउंट, जहां से चोरी हुई है। अब एक चीज देखते हैं, यहां पे क्या उसने आपको कैश का ओपनिंग बैलेंस बताया, वो ढूंढ लेते हैं पहले सवाल में। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड 3 लाख और 25,000। यानी कहने का मतलब यह है कि उस भाई ने आपको ओपनिंग और क्लोजिंग कैश बता दिया, और आपको बोल रहा है बताओ कैश में चोरी कितनी हुई है। तो वो चोरी तब पकड़ी जाएगी जब कैश में जो मूवमेंट हुई है वो पूरी पार्क करो। वो तो आइडेंटिफाइड है ना, नोन है कि ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये पेमेंट हुई, उसके अलावा जो पेमेंट हुई है वो पेमेंट नहीं हुई है, वो चोरी हुई है, सही है? अच्छा एक चीज ये भी तुम्हें समझ आ गई बात। इसके बाद ओपनिंग डब्ल्यूडीवी ऑफ फिक्स एसेट, ये ओपनिंग पीपी बता रहा है, डब्ल्यूडीवी बता रहा है। डब्ल्यूडीवी का मतलब क्या है? अब आगे देखिएगा, एक्सरसाइज इक्विपमेंट वाज परचेज ऑन अक्टूबर 1, 2016, इस साल। तो मुझे बताओ कि फिक्स एसेट हैविंग ओपनिंग डब्ल्यूडीवी 8 लाख वर डिस्पोज ऑफ ऑन मार्च 31, 2016। अच्छा देखो इसने कितना काम तुम्हारा आसान किया है। एक तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे पूरा, और ओपनिंग डब्ल्यूडीवी भी दे दी। तो क्या तुम्हें निकालने की नीड है या सीधा माइनस करोगे? अच्छा सीधा माइनस करोगे, फिर उसको अलग से डेप्रिशिएट करोगे और फिर वहां तक ला के उसको अकाउंट से निकाल दोगे। यहां तक क्लियर है? तो ये पीपी के एंसिलरी कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे टेस्ट हो रहे होते हैं इसके अंदर। अच्छा भाई, तो ये खाली इतना बता दो, ये कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक 37848,500, ये क्या है? बैंक डेबिट और कैश। तो इसकी मूवमेंट आप कैश अकाउंट में ट्रैक करेंगे। आगे प्लीज यहां पे, रिटर्न ऑफ अमाउंट रिकवर्ड अदर इनकम। रिटर्न ऑफ अमाउंट रिकवर्ड का मतलब है अदर इनकम। एक आपने राइट ऑफ कर दिया, आपकी किताबों में है ही नहीं, अब आपके पास कैश आ गया या बैंक आया है? बैंक आया है, तो डेबिट हो चुका है। आपने सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इसकी इनकम पार करनी है। पहले तो बात समझ आई। रिटर्न ऑफ का मतलब है आपकी किताबों से तो आपने निकाल के फेंक दिया था उसको, आपने बोला था नहीं मिलेंगे, पर मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि अब आपको क्या वो मिल गए? तो बैंक डेबिट हो चुका है। एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है, दिमाग लगाओ, क्रेडिट क्या हुआ होगा? अदर इनकम। बात क्लियर है? अगर आप रिसीवेबल को क्रेडिट करते ये बेवकूफ़ी होती, क्योंकि रिसीवेबल में तो है ही नहीं, क्योंकि आप ही वो शख्स हैं जो उसको निकाल चुके हैं। भाई क्लियर है? आगे बताओ भाई, ये क्या आ रहा है? डिस्पोजल ऑफ फिक्स एसेट। डिस्पोज कहां किया था? अभी नीचे किया था। अच्छा बात समझिएगा, ये हुआ है बैंक डेबिट, पीपी क्रेडिट। पीपी कितने से क्रेडिट होगा? गलत, 8 लाख से नहीं, डब्ल्यूडीवी से पहले निकालोगे। डब्ल्यूडीवी
ये तो गलती कर रहे होगे वापस मैं ये खुद डिस्कशन क्यों कर रहा हूँ, ये समझाने के लिए। इतने छोटे छोटे दिमाग चल रहे हैं हमारे, तो सीखें तो सही, वापस से सुनो। ये बैंक डेबिट हुआ है, हाँ या नहीं? पीपी बेचा था, वो जो पीपी नीचे वैल्यू बता रहा है ना वो तुम्हें, वो ओपनिंग डब्ल्यूडीवी बता रहा है। तो तुम्हें डब्ल्यूडीवी कौन सी चाहिए? जो डिस्पोज, हाँ अगर एग्जामिनर कहता कि मैं डिस्पोजल के ईयर में कोई भी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करता, तो वही निकल जाती बुक से, तो गेन और लॉस निकाल लोगे। अच्छा बैंक डेबिट हुआ है, पीपी को क्रेडिट आप लोगों ने करना है, क्योंकि अकाउंट आप बनाएंगे ना ओपनिंग से क्लोजिंग तक का, और गेन आया तो, और लॉस आया तो एक्सपेंडिचर में। चलें गुड, आगे देखो। मैं सिर्फ पता है क्या करता हूं, मैं ट्रैक करता हूं जो जो डेबिट्स हुए उसकी अकाउंटिंग करते रहो बस, क्रेडिट के साथ। क्लियर है? आगे देखो, मेंबर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड डायरेक्टली इनटू द बैंक अकाउंट। मेंबर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, मेंबर सब्सक्रिप्शन पक्की बात है 19800000। अच्छा अब एक काम करो, एक काम करो, इन चारों को ऐड करो। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 33 मिलियन। अच्छा 33 मिलियन में से भाई आप तो कह रहे हो कि आप तो एडवांस लेते हो, आप मेरी बात समझें, ये सब्सक्रिप्शन के पैसे आ रहे हैं ऊपर आपके पास। देखो मैं तो सोचने का तरीका सिखा रहा हूं, सिर्फ करेंगे आप लोग, मैं करा दूंगा तो फिर मतलब तुम्हारा दिमाग ही क्या चलना। ये चारों को सम किया आपने कहा 33 मिलियन आ रहा है, ऐसा है। अच्छा ऊपर लिखा हुआ है क्लब के 3300 मेंबर्स हैं और मेंबरशिप फी है 10,000 पर एनम। द फी इज पेएबल बाय ईच मेंबर becomes due on the first day of the quarter in which he became a member। आगे the fee received in each quarter were as follows। और लास्ट ईयर की फी कितनी बताई है उसने? 9,000। तो मुझे बताओ रिसीवेबल का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं ये कह रहा हूं कि जब तुम्हें एडवांस पैसे मिलते हैं तो यहां पे वो कह रहा है कि तुम्हें 33 मिलियन मिले हैं, तो बैंक में कितने आए? तो बाकी कैश में, बाकी कहां गए होंगे? तो बाकी तुमने कैश अकाउंट में डालने, नहीं आई बात समझिए। देखो भाई लॉजिकल बात है ना कि एक तो 33 मिलियन तुम्हें मिल गए, तो जो मैं 33 मिलियन मिले हैं तो वो पूरे मिलने चाहिए ना। बैंक में क्यों कम आते हुए दिख रहे हैं? बाकी कैश में है, तो कौन से अकाउंट में डालोगे? डेबिट पे, क्रेडिट पे? डेबिट पे, और क्रेडिट कर दोगे सब्सक्रिप्शन अकाउंट, और फिर ओपनिंग एडवांस क्लोजिंग एडवांस मुझसे बेहतर तुम्हें पता है। क्लियर है? बिकम्स ड्यू का मतलब ये है कि दैट पर्सन हैज टू पे इन एडवांस ना। एट स्टार्ट ऑफ ईच क्वार्टर का मतलब क्या है? नहीं। अच्छा एक बात बताओ, एक नया मेंबर आ रहा है, मैं उसको बोल रहा हूँ तू एक काम कर, पूरे साल मजे ले ले, पैसे बाद में दे दियो, ऐसा नहीं हो सकता ना। नहीं आप रीड करें ना, ये द फी रिसीव्ड इन ईच क्वार्टर। चलो मैं आपकी बात मान भी लूं, ड्यू, आपकी अंग्रेजी मान ली मैंने, अब नीचे हमारी अंग्रेजी देख लो। फी रिसीव्ड इन ईच क्वार्टर, दैट मींस इट हैज बीन रिसीव्ड। सही है? तो ये हिसाब किताब है इसमें भाईजान, यहाँ पे कोई मसला। और इसमें नंबर ऑफ मेंबर्स नहीं बताएगा भाई कितने कितने आए, डिवाइड करके निकाल लेंगे और फिर ओपनिंग के लिए वर्क बैक कर लेना। सही है? चलो ये बता दो तुम, ये इंश्योरेंस की पेमेंट हुई है, एक्सपेंस नहीं, अभी फॉरन नहीं कहना, अकाउंट देखेंगे, फॉरन नहीं कहना, बिल्कुल भी गलत बात, पाप लगेगा इधर। इंश्योरेंस 175,000 है, ऐसा है? सवाल देख लेते हैं। अच्छा एक और बात है मजे की, देखो अमाउंट्स पेड फ्रॉम पेटी कैश में से भी कुछ पे हुआ है, तो उस पर अलग नजर रखनी है, उस पर अलग रखनी है। क्लियर है? अच्छा खैर इंश्योरेंस देख लेते हैं। इंश्योरेंस आपको क्या कोई ओपनिंग पेएबल क्लोजिंग पेएबल दिखता है? आप जवाब देंगे क्या ये एक्सपेंस है? ये 175 का एक्सपेंस है? वेरी गुड। आगे देखें, रेंट एंड रेट्स नीचे दिया हुआ है, प्रीपेड रेंट। चलो प्लीज यार मैं जैसे पूछूंगा यानी तू बता दे आज, ये जो रेंट तुमने पे किया है 4.2 मिलियन का, ये क्रेडिट तो हो गया, डेबिट क्या करूं? ये रेंट आपने पे किया ना, बैंक अकाउंट से पे हो रहा है, क्या ये एक्सपेंस है? फिर कैसे पता पूरा नहीं है? कौन सा बैलेंस?
तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? बैंक तो क्रेडिट हो गया, डेबिट क्या करूं? प्रीपेड, क्योंकि इसका मैकेनिज्म ऐसे चल रहा है कि मैं एडवांस में पे कर देता हूं और फिर वहां से एक्सपेंस निकलेगा। देखो पेबल होता ना तो आप बोलते सेटल कर रहा हूं, प्रीपेड है तो मतलब प्री पे कर रहा हूं। बात क्लियर है? तो प्रीपेड में जाएगा। यहां तक क्लैरिटी? देखो हमने तो सोचने का सलीका सिखा दिया। क्रेडिट्स हैं, डेबिट को ढूंढो, डेबिट्स हैं, क्रेडिट को ढूंढो। सोचना है, किल करना है। सही है? आगे हमने कहा कि भाई ये जो 17 यूटिलिटीज पे आते हैं पहले। अच्छा यूटिलिटी मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, पानी वानी के खर्चे। अच्छा भाई क्या ये एक्सपेंस है? आने पहले दिखा दें सर, चले ओके देख ले भाई, एक्सपेंस है, पूरा एक्सपेंस, कोई मसला? चलिए जी गुड, ओके। भाई ये फ्री होल्ड लैंड आ रहा है, ये क्या 17 मिलियन एक्सपेंस है या कैपिटल एक्सपेंडिचर है? पीपी डेबिट होगा और ये पीपी क्लोजिंग में भी आएगा, डेप्रिशिएट होगा। चलो अल्लाह का शुक्र है, बस बस हो गया, समझ गया। नहीं नहीं, किसने कहा आईपी होगा? फ्री होल्ड लैंड परचेज है तो आपने ये तो नहीं लिखा हुआ कि ये इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए लिया हुआ है, खुद के लिए? नहीं नहीं। अच्छा एनपीओ कभी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का क्या करेगा? सही है ना, वो सही है, पर इसमें अनलेस अदरवाइज मेंशन यू विल कंसिडर इट पीपी। सही है, इस सवाल में भी लिखा है वो पीपी है। सही ना? हाँ अगर ये कहता है कि इसको रेंटल पर्पस के लिए रखा है, कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए, तो आईपी। सही है? अच्छा ये क्या भाई? कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक, कैश डेबिट हो जाएगा, यानी क्रेडिट है डेबिट हो जाएगा। क्लियर है? चलें। अच्छा अच्छा, यानी ये बात समझे, ये डेबिट्स और क्रेडिट्स पार्क हुए हुए हैं, तो इन डेबिट्स के क्रेडिट्स को ढूंढना है, इन क्रेडिट्स के डेबिट्स को ढूंढना है। सिंपल है। आगे हमने कहा पेमेंट टू क्रेडिटर एक्सपेंस है, सेटलमेंट है, तो इसको किस अकाउंट में डालेंगे? तो वहां से क्या मिल जाएगी? वेरी गुड, परचेजेस, और परचेजेस से फिर सीओजीएस, पर कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालते हुए ख्याल रखना है कोई माल खराब हुआ है तो। वेरी गुड, अलग। आगे जी, रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस है, ये क्या? एक्सरसाइज इक्विपमेंट, पीपी है। वेरी गुड, पीपी है, तो इसको अकॉर्डिंगली आप डेप्रिशिएट कीजिएगा। फ्री होल्ड लैंड का मतलब क्या है भाई? हमारे पास एक होती है लीज होल्ड लैंड, कि 100 साल की लीज होती है, ये फ्री होल्ड है, इस पर किसी और का होल्ड नहीं है, मुझे लीज वीज कराने के नहीं, सब मेरा। तो आपके लिए मैटर ये करता है कि लैंड है या नहीं है। फ्री होल्ड लीज होल्ड को आप साइड में कर दें। सही है? चलें भाई, फिर बैलेंस एसेट क्लोजिंग आ गया, इसके क्या करेंगे? क्लोजिंग बैलेंस का 5894 बैलेंस शीट में ले जाएंगे, कहानी खत्म हो जाएगी। क्लियर है? चलिए जी, मुझे सबसे पहले इसमें सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बना के दें दस्ती। आपका क्लोजिंग एडवांस आना चाहिए 11825,000 और ओपनिंग एडवांस आना चाहिए आपका 10642,500। यही आ रहा है। और आपने फिर यहाँ पे जो पैसे आए आपके पास कैश एंड बैंक दोनों में मिला के आपने वो डाल दिए। या आप यूं भी कर सकते हैं कि आप ये देखें कि भाई बैंक में कितने पैसे आए, बैंक में कितने आए थे पैसे? नहीं, बैंक में 1980,000।
कौन सा डी अकाउंट में? नहीं, उस पर तो इन्वेंट्री अकाउंट है ना, उसमें क्यों पड़ता? हाँ भाई, ये बता दो कि सब्सक्रिप्शन सबकी सही है? अच्छा जी, अब मुझे टक शॉप की वर्किंग करके दिखाओ। 27427। हाँ जी, ऑनलाइन वालों, आपकी कितनी आ रही है भाई सेल्स टक शॉप की? 18285। अभी देख लेते हैं। अच्छा भाई, सबसे पहले तो मैंने करना यह है कि मैं ओपनिंग और क्लोजिंग क्रेडिटर्स को चिपका दूंगा 2.5 और 333000, ऐसा ही है, ये रख दिया मैंने। पेमेंट मैंने कितने की है भाई? 181, ये रहा भाई। अच्छा, फिर मुझे परचेजेस कितने की मिली? ये आ गई भाई, परचेजेस आ गई, सही है, ये हो गया हिसाब किताब। अच्छा, अब मुझे बताओ, ये परचेजेस मैंने यहाँ पे चिपका दी, सही है, ये बैंक अकाउंट में ऑलरेडी पार्क हुआ है। अच्छा, मैंने कहा क्या इस साल इन्वेंट्री का कोई लॉस है? वो 50,000 का आ गया। मेरी जो COGS आ गई वो आ गई 18285,000। अच्छा, ये मेरी कॉस्ट ऑफ सेल्स है, इसके ऊपर मैं मार्जिन चार्ज करता हूँ, तो टेक्निकली दिस इज रिप्रेजेंटिंग 80%। तो इसको डिवाइड करो 80 से, मल्टीप्लाई करो 100 से, तो क्या 22856250 आता है? ये रहा। अच्छा भाई, आपने कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस किया, आपके पास आ गया प्रॉफिट फ्रॉम टक शॉप। ये आप ले जाइएगा कहां पर? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, सही है। अच्छा, ये सेल्स के पैसे कहां लेके जाएंगे? कैश में। तो मैं कैश अकाउंट में गया, वो ये रहा, टक शॉप के पैसे आ गए, यानी इसकी एंट्री बनी होगी ना, कैश डेबिट और सेल्स क्रेडिट। तो सेल्स तो हो गई वहां पे क्रेडिट, कैश यहां डेबिट ही कर दिया। और COGS की क्या एंट्री बनी होगी? COGS डेबिट और इन्वेंट्री, तो यहां पे COGS ये डेबिट हो गई और इन्वेंट्री यहां पे क्रेडिट हो गई। सारे बैलेंसेस चल रहे हैं अपने आप से, क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल्स की तो एंट्री ये बनेगी ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट और इन्वेंट्री, तो इन्वेंट्री यहां से चली गई, लॉस मैंने वहां बुक कर लिया एक्सपेंस का। 120 क्यों बेटा? अगर 120 करोगे तो 40% का मार्जिन हो गया। डायरेक्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा। अच्छा, वैसे मैं तुम्हें एक बात बताऊं, इसमें इस सवाल में ना जो चीज़ें तुमने कर ली हैं सिवाय PP के कुछ भी नहीं है। सीधा सीधा तुम एक्सपेंस पार करते जाओ, क्योंकि बाकी तो अकाउंट ही नहीं गिवन ना। तुम बैंक स्टेटमेंट देख लो, सीधे सीधे एक्सपेंसेस हैं, और वो कहाँ पार्क करते हो? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। इसको मैं तुम लोगों को भेज देता हूँ, ये तुम करके आना, फिर डिस्कस करते हैं, सही है? 4 मिनट में तुम क्या ही कर लोगे, सही है? तो प्लीज़ यार खुदा के वास्ते ये करके आना। अगली क्लास में फिर हम एक और पास पेपर करेंगे और फिर हम मूव हो जाएंगे ASNPO पे, सही है? जब जो हमने मस्ती की थी उसके बाद से वो आ गया था, तो वो करेंगे फिर, सही है? चलो, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।